अस्सलामु अलैकुम। तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना? अचानक ही मौजू बदलने की कोशिश की। बताया तो है, थकन बहुत हो रही है, दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा। इसने कान के पास मुंह लाकर सरगोशी करने वाले अंदाज में नजमा से कहा। मुझे शहजीन के रोने की आवाजें आ रही हैं। इसने कहते ही तेजी से उठना चाहा। वो भागने का इरादा रखती थी, मगर मुझे तो नहीं आ रही। वो सो रहा है। इस खूबरू नौजवान ने तेजी से सामने झूले पर नजर डाली, फिर अपने पास से बिजली की फुर्ती से उठती हुई लड़की को देखा। लेटी रहो मेरे पास। अभी वो भाग पाती, इससे कबल ही मुहीब ने पीछे से उसके बाजू को गिरफ्त में लेकर तेजी से इसके नाजुक वजूद को फोर्स के साथ बेड पर गिराया। तुम वाकई आज ऑफिस नहीं जाने वाले? वो अपनी भागने की कोशिश मुकम्मल नाकाम हो जाने पर छिपकर मुस्कुराते हुए बोली, फिर एक बार तस्दीक करने के लिए पूछने लगी। पास लेटा अच्छा नहीं लग रहा तो बता दो, चला जाता हूँ। वो अचानक ही संजीदगी से मुंह बसूर कर इस्तफसार करने लगा। मैं ऐसा नहीं बोल रही, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। वो फौरन ही अपनी बात की वजाहत देने लगी। छोड़ो। वो नाराज होकर उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। नजमा को समझ नहीं आया अचानक इसका इतना अच्छा मूड ऑफ क्यों हो गया। मुहीब, नाश्ता तो कर लो। अभी वो लेटे हुए सोच ही रही थी कि मुहीब इसके सामने कार की चाबी उठाकर कमरे से बाहर जाने लगा। नजमा तेजी से उठकर इसके पीछे आई। इसका हाथ पीछे से तेजी से थाम कर रोकते हुए नाश्ते का कहा, मुझे देर हो रही है, तुम कर लो। इतना कहते ही इसने दूसरे हाथ से इसका नाजुक हाथ अपने हाथ से हटा दिया। पूरा दिन इसका किसी काम में दिल न लगा। वो बहुत गिल्टी महसूस करती रही। जरूरत ही क्या थी मुझे दोबारा पूछने की। वो खुद ही पर जैसे खुद ही गुस्सा हो रही थी। इसने मुहीब को 2-3 बार कॉल भी की, मगर मुहीब ने रिसीव न की। दिल पर शदीद मायूसी का राज था। इसकी नाराजगी ऐसा लग रहा था कांटों की तरह चुभ रही है। रात के 11 बजने को आ रहे थे, मगर मुहीब का नहीं लौटा था। ये पहली बार था जब इसने एक बार भी कॉल न की। पूरे दिन में शहजीन को सुलाने के बाद वो घड़ी देखने लगी, 11 बज चुके थे, मगर इस सितमगर की कोई खबर न थी। सॉरी, प्लीज कॉल तो रिसीव करो। इसने मैसेज किया, मगर इसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। अब इसे टेंशन होने लगी थी। शहजीन अचानक दोबारा उठकर रोने लगा तो नजमा इसे अपने साथ बेड पर लेकर लेट गई। रो मत, मुझे पता है आपको भी बाबा की याद आ रही है मेरी तरह। बाबा बहुत बुरे हैं, अब जब वो आएंगे ना तो हम दोनों नाराज हो जाएंगे इनसे। ऐसा कोई करता है? भला पूरा दिन हो गया, ना मैसेज की ना कॉल किया। वो अपने बेटे से बातें करते करते कब खुद सो गई, इसे बिल्कुल भी खबर नहीं हुई। अचानक खामोश कमरे में सेल की आवाज रिंग हुई। शहजीन न उठ जाए इस डर से वो तेजी से उठकर सेल ढूंढने लगी। सेल के रिंग होने की आवाज तकिए के नीचे से आ रही थी। जल्दी से तकिए के नीचे से सेल निकालकर इसने स्क्रीन देखी। स्क्रीन पर जलाद नाम चमक रहा था। एक लम्हा जाया किए बगैर इसने कॉल रिसीव की। छत पर आओ, इतना कहकर इसने कॉल मुंतका कर दी थी। छत पर वो उलझी। मजीद सोचने में वक्त जाया किए बगैर तेजी से उठी। मुलाजमा को शहजीन के पास ख्याल रखने के लिए छोड़कर वो बड़ी तेजी से छत की जानिब बढ़ गई। छत पर मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ था। रोज मामूल में जो लाइट्स जला करती थी आज न जाने क्यों वो भी बंद थी। मुहीब वो अंधेरे को देखकर खौफजदा होकर इसका नाम पुकारने लगी थी। बस नाम का पुकारना था कि सारी लाइट्स अचानक ऑन हुई। इसकी हैरत की इंतहा न रही। ये देखकर पूरी छत लाइट्स और गुलाब के फूलों से नहायत खूबसूरती से सजी हुई थी। बिल्कुल सामने एक टेबल नजर आ रही थी जिस पर एक बड़ा सा केक रखा था। साथ ही अपने सामने की 2 चेयर्स लगी हुई थी। वह चलती हुई केक के पास आई। केक पर हैप्पी बर्थडे टू माय डियर वाइफ लिखा हुआ था। इसे याद आया कि आज अगस्त है इसकी और मुहीब की सालगिरह का दिन। इतने बुरे हालात में जिंदगी गुजारी थी कि अब याद ही नहीं रहा था कि 23 अगस्त एक खास दिन है। मुहीब, कहाँ हो तुम? प्लीज अब तो सामने आ जाओ। इसने सामने की जानिब नजर दुराते हुए अल्तजाइया अंदाज में कहा। मैंने कहाँ जाना है तुम्हें छोड़कर, यही हूँ तुम्हारे पास।
बिल्कुल तुम्हारे पास। वो तुम हो जालमा जो मुझे छोड़कर भागने में लगी रहती हो। अचानक ही पीछे से इस खूबरू नौजवान ने इसे अपने हसार में मजबूती से बांधकर कानों में मोहब्बत से चूर लहजे में सरगोशी की। फिर इसके नाजुक कंधे पर थोड़ी जमाकर इसके गाल को चूमा, जिनमें वो और बड़ी मोहब्बत से हैप्पी बर्थडे मेरी जान नहायत मोहब्बत से कहा। नजमा को वो बचपन में मुहिब की होने वाली सालगिरह के बड़े बड़े फंक्शन याद आने लगे, जिनमें वो अक्सर केक और फंक्शन की सजावट को बड़ी हसरत की निगाहों से देखा करती थी। इस वक्त मुहिब इसे कोई शहजादा मालूम होता था। इसने कब सोचा था वही शहजादा एक दिन इसके लिए अपने हाथों से सजावट करेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू इस वजीहा मर्द का हसार अपने हाथों से खोलकर इसकी जानिब मुड़ इसकी नीली समंदर जैसी हसीन आंखों में झांकते हुए इतनी ही मोहब्बत से जवाब दिया, मैं पूरे दिन बहुत परेशान रही। मुझे लगा तुम वाकई नाराज होकर गए हो। वो तेजी से रोतू सा मुंह बनाकर शुक्वतन बोली, मैं तो बस सरप्राइज देने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने देखा तुम्हें आज का दिन बिल्कुल भी याद नहीं तो सोचा थोड़ा तंग ही कर लूं। वैसे अच्छा है परेशान रही, अब कम से कम मुझसे भागने की कोशिशें नहीं करोगी। आखिरी जुमला वो शरारत से मुस्कुराते हुए कहने लगा, ज्यादा अतराओ मत तुम। वो हल्की सी हफ्की के साथ हाथ से मुक्का बनाकर मुकाबिल के सीने पर मारते हुए बोली, चलो केक काटते हैं, बड़ा बचने वाले हैं। इसने हाथ थाम कर केक की जानिब ले जाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी जान। नजमा और इसने एक साथ हाथ पकड़कर केक कट किया। इस लम्हे सालगिरह, अपनी 16 सालगिरह सेलिब्रेट करने वाला दिन याद आया, जब वो अपना केक देखने की नीयत से किचन में दाखिल हुआ था और अरूसा बेगम को बिल्कुल इसके जैसा एक छोटा सा केक बनाते देख इसके तन बदन में आग लग गई थी। वो लड़की जायदाद में शरीक बनी, क्या कम था जो सालगिरह और केक में भी बन गई थी। मुहिब गुस्से से पागल हो गया था कि बिल्कुल इसके जैसा छोटा सा केक इसी के सामान से क्यों तैयार किया गया। अरूसा बेगम ने नजमा के लिए क्यों वो केक बनाया। यही वजह थी कि बाहर जाकर इसने खूब अरूसा बेगम को बुरा भला कहा। इस वक्त हंगामा करते हुए क्या सोचा था उसने कि एक दिन खुद इस पैदाइशी दुश्मन के लिए केक तैयार करेगा और वो भी नहायत खुशी और मोहब्बत से। क्यूट। पहले मुहिब ने इसे अपने हाथ से केक खिलाया, फिर नजमा ने इससे, फिर वो लड़की तेजी से उंगली पर केक से क्रीम लेकर मुहिब की नाक पर लगाकर मुस्कुराते हुए बोली, मेरा गिफ्ट। मुहिब मुस्कुराकर अभी जेब से रुमाल निकालते हुए नाक पर लगी क्रीम साफ कर ही रहा था कि नजमा इसकी जानिब अपना हाथ बढ़ाकर तोहफे की डिमांड करने लगी। ये लो। इसने कोट की जेब से लफाफा निकालकर इसकी जानिब बढ़ा दिया। प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर्स। नजमा को पहले से ही अंदाजा था कि लफाफे में क्या है। इसने लफाफा खोला तो इसमें प्रॉपर्टी के पेपर्स निकले जिनमें मुहिब के साइन थे। तुम्हारी अमानत, इसने कहकर मुकाबिल हसीना की नरमी से पेशानी चूमी। शुक्रिया। इसने मुस्कुराते हुए अपनी अमानत कबूल कर ली। वो लिफाफा टेबल पर रखकर पलटी ही थी कि मुहिब ने तेजी से इसका नाजुक हाथ पकड़कर इसमें कपड़ रिंग पहनाई, जिसे देखते ही इसके चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान आई। ये वही कपड़ रिंग थी जो नजमा ने इस्तांबुल में ज्वेलरी शॉप पर देखी थी। इसे ये बहुत ज्यादा पसंद आई थी। पूरी शॉप की सबसे महंगी कपड़ रिंग थी पेरिस में। वो इसके दो खरीदना चाहती थी, एक अपने लिए और एक मुहिब के लिए। दूसरा जवाद और उसकी फ्यूचर गर्लफ्रेंड के लिए। मगर दुकानदार ने बताया कि इस कपड़ रिंग के सिर्फ 2 पेयर हैं, जिनमें से एक पेयर काफी अरसा पहले एक लड़का खरीद कर ले जा चुका है। ये बात सुनते ही वो दुखी हुई थी, क्योंकि इसे ये कपड़ रिंग बहुत पहले ही निगाह में पसंद आई थी, मानो दिल अटक गया हो। मगर क्योंकि मैसर पेयर सिर्फ एक ही था, इसलिए फैसला किया कि वो जवाद को तोहफे में देगी। मुहिब ने वो कपड़ रिंग पहले से अपने बाएं हाथ में पहनी हुई थी। अपनी रिंग वाले हाथ की उंगलियां इसकी नाजुक और लंबी उंगलियों में उलझाकर मुस्कुराकर इस दिलरुबा का हसीन चेहरा देखने लगा, जिसे खुशी के जाम बच रहे थे। और मेरा गिफ्ट, मुहिब ने एक आईब्रो उचकाकर वो सोचते हुए, इससे तो याद ही नहीं था तोहफा कहां से लाती। अगले ही लम्हे मुहिब ने इसकी सिया नशीली आंखों में शरारत उभरती देखी। दोनों बाहें इसके गर्दन के गिर्द हाइल करके इसको ब्रू नौजवान के वजूद पर इस यकीन के साथ गिरी कि वो थाम लेगा। फिर प्यारी और मासूम सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इसकी नीली आंखों में झांकते हुए मोहब्बत से चूर लहजे में कहने लगी, मैं मुहिब,
अजलाल मलक, ये पूरी की पूरी नजमा तुम्हारी। इसकी बात सुनते ही मुकाबल के रोबदार चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान बिखरी। इसने अपने दोनों बाहें इसके नाजुक सरापे के गिर्द हाइल करके इसे खुद में मजबूती से बिंचा, इतना मजबूती से कि इस नाजुक सिफ्त को महसूस हुआ कि इसकी हड्डियां आपस में मिल जाएंगी। लग रहा था जैसे वो खुद में समो लेना चाहता हो। मोहीब, वो फौरन ही एहतजाजन बोली, जिस पर इसने हल्का सा अपना हसार इसके गिर्द ढीला किया। और अगर मैं कहूं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इस तोहफे में, तो वो अपने अनाबी होंठों को गोल करके इसे तंग करने की नीयत से छोटी आंखें करके मुकाबल के हसीन सरापे को तकते हुए गोया हुआ, तो अपना इंटरेस्ट बढ़ाने की कोशिश करो फिर। मोहीब अजलाल मलक, कान खोल कर सुन लो, मैं जान ले लूंगी तुम्हारी अगर ये इंटरेस्ट कहीं और शो हुआ। तुम सिर्फ और सिर्फ अब मेरे हो और मेरे ही रहोगे। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी उस जंगली शेरनी ने आंखें बदली थी। इसके चेहरे पर बिखरे कुछ लम्हे पहले वाली मुस्कुराहट मुकम्मल गायब हो चुकी थी। वो नहायत संजीदगी से मुकाबिल की आंखों में आंखें डालकर बड़े नडर लहजे में वार्न करते हुए बोली, चलो मोहीब अजलाल मलक, तुम्हारा हुआ मगर मेरा भी बदल बनता है फिर। वो मुस्कुराकर इसकी सिया नशीली आंखों में झांकते हुए बड़े गंभीर लहजे में गोया हुआ, बदल वो सोचते हुए बदल में पिया मैं तेरी। वो ये कहते हुए इसके कशादा सीने से लगे इसका चेहरा ब्लश कर रहा था। जवाब वही मिला था जो सुनने की आरजू और तमन्ना थी उसके दिल को। उसकी छोड़ी पकड़कर हल्का सा चेहरा ऊंचा करके नहायत शिद्दत मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी, लव यू टू। इसके गाल मुकम्मल गुलाबी पड़ चुके थे। वो नजरें झुकाए जवाब मोहब्बत देने लगी। पहली बार शुक्रिया की जगह जवाब मोहब्बत मिला था। फिर तो मुकाबिल खुशी से फूले न समाया, फौरन ही इसके लबों को नरमी से चूमा। सेल कब से रिंग हो रहा था। वो शहजीन को झूले में लेटाकर शोकेस की जानिब आई। सेल की स्क्रीन पर डैड चमक रहा था। नजमा ने बगैर कुछ सोचे कॉल रिसीव की। मोहीब, क्या खुद को और हमें उस वैश्या की बेटी की खातिर मुकम्मल तबाह करने की कसम खा ली है तुमने? ऐसी भी क्या दीवानगी, हद होती है हर चीज की। क्या होता जा रहा है तुमको? नजमा की हिस्से की जायदाद अपने नाम रख लेते। वैसे भी बीवी होने का हक तो दे ही चुके हो पूरी दुनिया के सामने तुम इसे। जब से जाजा को पता चला है कि तुमने नजमा के हिस्से की जायदाद इसे वापस दे दी है, वो तब से अपना हिस्सा अलग करने की डिमांड कर रहा है। ये जायदाद तुम्हारे अकेले की नहीं थी मोहीब, ये मेरे बाप दादा के खून पसीने की कमाई से बनी थी। तुम इसे कैसे लावारिस छोड़ सकते हो? जाजा या नजमा दोनों में से कोई भी काबिल नहीं इतनी बड़ी जायदाद को संभालने के। ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। अगर जाजा ने अपना हिस्सा अलग किया तो तुम भी जानते हो हमारी कंपनी को कितना नुकसान पहुंचेगा। न सिर्फ कंपनी को बल्कि हमारे आने वाले सारे नए प्रोजेक्ट्स को भी। क्यों सब तबाह करने पर तुले हुए हो तुम? सेल कान से लगाते ही दूसरी जानिब से अजलाल मलक की खसीली और बरहम आवाज इसके कानों से टकराई। वो मसलसल इसे सुनाए चले जा रहे थे। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज पहली बार जाजा मेरे मुंह को आया। मुझे धमकी देकर गया है कि अगर मैं इसके रास्ते में आया तो अब्दुर्रहमान के कत्ल केस में मुझे जेल में डलवा देगा। बस इतना सुनना था कि नजमा को अपने पाँव से जमीन निकलती महसूस हुई। क्या इसका बाप अपनी मौत नहीं मरा था? ये सोचते ही इसने बेसाख्ता अपने मुंह पर हाथ रखा था। बस यही दिन देखना रह गया था इसकी जिंदगी में कि जवान बेटे मेरे मुंह को आए। ये सब उस हरामजादी की वजह से हो रहा है। उसकी वजह से मेरे दोनों बेटे बागी हो गए हैं। गलती की इन माँ बेटी को जिंदा छोड़कर न छोड़ता न आज ये दिन देखता, मगर अब मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। जानवर से बदतर मौत न दी मैंने इस हरामजादी को, तो मेरा नाम भी अजलाल मलक नहीं। इनकी धमकी सुनते ही मारे खौफ और वहशत के नजमा के हाथ से सेल छूटकर फर्श पर गिर गया था। इसका दिमाग मुकम्मल मफलूज होकर रह गया था। इसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। अगले ही लम्हे इसे अपने पाँव से जान निकलती हुई महसूस हुई। वह जमीन पर गिर गई थी। इसका बाप कुदरती मौत नहीं मरा था, इन्हें कत्ल किया गया था। और ये बात मुहीब जानता है। ये तल्ख हकीकत इसे शदीद रंजीदा कर गई थी। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू मोती बनकर जमीन पर गिर रहे थे। वो स्टडी रूम से वापस लौटा तो नजमा को शोकेस के पास फर्श पर बैठकर रोता हुआ पाया। पास ही इसका सेल फोन गिरा हुआ था। यकीनन इसने कुछ ऐसा सुन लिया था जो इसे नहीं सुनना चाहिए था। हाथ मत लगाना मुझे, मुहीब ने फौरन ही
बैठकर इसके आंसू अपनी उंगली की पोरों से साफ करना चाहे। जैसे ही साफ करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, वो बिफर कर हाथ झटकते हुए बड़े सख्त लहजे में बोली। क्या हुआ है? नजमा का जुमला सुनते ही वो नरमी से इस्तफसार करने लगा। क्या हुआ है? क्या नहीं हुआ ये पूछो। तुम्हारे बाप का फोन आया था, मैंने कॉल रिसीव कर ली, ये बताने के लिए कि तुम स्टडी रूम में हो, मगर मुझे बताने का मौका दिए बगैर उन्होंने जो सच मुझ में आश्कार किया वो मेरी रूह तक को जख्मी कर गया है। इसने पहली बार अजलाल मलक के लिए बड़े अबू की जगह तुम्हारे बाप का लफ्ज इस्तेमाल किया था, जो मुकाबिल को खैरत में डालने के लिए काफी था। क्या कहा उन्होंने? बगैर चेहरे पर कोई तासुर लाए वो संजीदगी से पूछने लगा था। यही कि जाजाबाई अपने हिस्से की जायदाद अलग करना चाह रहे हैं। उन्होंने रोकना चाहा तो जाजाबाई ने इन्हें धमकी दी कि मेरे डैड के कत्ल के केस में इन्हें जेल में डलवा देंगे। तुम्हारे बाप को लगता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है, इसलिए अब वो मुझे मारने की धमकी दे रहे थे। आखिरी जुमला सुनते ही मुहिब की आंखों में शोले बरक उठे थे। क्या तुम जानते थे कि मेरे डैड का कत्ल हुआ है और कातिल तुम्हारा बाप है? मुहिब को लगा इसे नजमा को थोड़ा वक्त देना चाहिए, क्योंकि जो हकीकत इस पर आश्कार हुई थी यकीनन इसे कबूल कर पाना इसके लिए आसान नहीं था। वो खामोशी से उठकर जाने लगा था कि पीछे से नजमा खड़े होते हुए बड़े गंभीर लहजे में पूछने लगी थी, नज, अभी बात करना ठीक नहीं, हम बाद में बात करेंगे। वो इसकी जानिब मुड़ कर नहायत नरमी से जवाब देने लगा। महीब, तुम जानते थे या नहीं? इस बार नजमा की आंखें इसे अंगारे बरसाती मालूम हुई। बाद में बात करेंगे, वो अपनी बात पर कायम था। यानी कि तुम जानते थे? मुहिब अभी मुड़कर 2 कदम भी न चला था कि वो पुरअतमाद अंदाज में दांत पीसते हुए गोया हुई। इसका चेहरा गम और गुस्से से बिल्कुल सुर्ख पड़ रहा था। मुहिब इसकी बात सुनते ही मजबूरन मुड़कर इसे देखने लगा। तो देखा जाए, मेरा निकाह मेरे बाप के कातिल के बेटे से हुआ है और मैं अपने ही बाप के कातिल के बेटे के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारने का ख्वाब देख रही हूँ। इसके जुमले सुनते ही मुहिब सर से पांव तक तिलमिला उठा था। नज, बकवास बंद करो। वो फौरन ही डारा था। बकवास नहीं है, यही सच्चाई है, मेरी जिंदगी की सच्चाई, ऐसी सच्चाई जिसने मुझे मुकम्मल तौर पर तोड़ कर रख दिया है। वो फौरन ही बुलंद आवाज से इतराजन गोया हुई। मौत की सच्चाई इस तरह पता चलेगी इसे समझ नहीं आ रहा था। वो ऐसा क्या बोले या करे जो मुकाबिल का गुस्सा कम कर दे। यकीनन इससे बहुत बड़ा दचका लगा था, जिसे कबूल करने में वक्त तो लगना ही था। देखो नज, मैंने तुम्हें कभी भी शादी के बाद अब्दुर्रहमान की बेटी की निगाह से नहीं देखा, सिर्फ अपनी शरीके हयात माना। इसलिए मैं तुमसे भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने शोहर के रूप में देखो, बजाय अजलाल मलक के बेटे के। अजलाल मलक और अब्दुर्रहमान की जिम्मेदारी नहीं, शहजीन को एक अच्छी जिंदगी देना वो तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए प्लीज हमारी औलाद की खातिर इस तरह मत सोचो। भूल जाओ जो तुमने सुना। इस नाजुक सिफ्त लड़की के करीब आकर इसके रुखसार पर अपना हाथ रख कर नहायत मोहब्बत और तहम्मुल से इसे समझाने लगा। तो इसका मतलब तुम चाहते हो तुम्हारे बाप का किया गया गुनाह हमेशा छुपा रहे और इसे कभी सजा न मिले। वो फौरन ही एहतजाजन बोली, सजा? कोई दूध का दूल्हा नहीं था तुम्हारा बाप। इसने रेप किया था मेरी आनी का। इसकी वजह से मेरी आनी ने मेरी आंखों के सामने खुदकुशी की थी। मैं अपने डैड को उस अब्दुर्रहमान की खातिर क्यों सजा दिलवाने लगा? जो उसे मिला मेरे नजदीक वो बहुत कम है। वो कमीना और खबीज शख्स इससे भी बदतर मौत का हकदार था। वो तेजी से भड़क कर बोला था। नजमा ने इसकी आंखों में खून उतरते देखा। इसके आखिरी जुमले अब्दुर्रहमान की बेटी होने के नाते वो सुनना सकी। इसका खून खोलने लगा था। मुकाबिल अपने बाप के गुनाह को कैसे नजरअंदाज कर रहा था। मैं तुम्हारे बाप को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उन्होंने तुम्हारी खाला की इज्जत का बदला लेने के लिए तो नहीं मारा होगा मेरे बाप को। यकीनन वजह जायदाद की हवस और लालच रहा होगा। फिर तुम कैसे अपने बाप का साथ दे सकते हो? वजह जो भी थी, अब्दुर्रहमान को वही मिला जिसके वो काबिल था, जो वो डिजर्व करता था। जैसे तुम्हारी आनी के साथ जो हुआ वो गुनाह था, जिसकी तुम्हारे नजदीक मेरे बाप की सजा बनती थी, वैसे ही बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे बाप ने जो किया वो गुनाह है मेरे नजदीक, और तुम्हारे बाप की भी सजा बनती है। उन्होंने जायदाद की हवस में अपने सगे भाई को मार डाला। शर्म आनी चाहिए इन्हें, और इनसे ज्यादा तुम्हें, जो इनके गुनाह को छुपा कर रखने में इनका साथ दे रहे हो। अपनी जगह वो लड़की बिल्कुल दुरुस्त थी। अजलाल मलक की अपनी बाई के नाहक कत्ल पर सजा बनती थी, जिसे मुहीब किसी भी सूरत कबूल करने के लिए तैयार न था।
क्या कर रही हो? वो अचानक ही बिफर कर बेड के नीचे से ड्रॉर से सूटकेस निकालने लगी, जिसे देखते ही मुहिब की आंखें हैरत से फैली। नज, कहाँ जा रही हो? वो लड़की तेजी से अलमारी से अपने कपड़े निकालकर सूटकेस में डालने लगी थी। मुकाबिल तेजी से इसका हाथ रोकते हुए गुस्से से दाड़ा। मैंने पूछा कहाँ जा रही हो? मुकाबिल का हाथ झटक कर इसके सवाल को मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर वो अपने कपड़े सूटकेस में डालकर सूटकेस बंद करने लगी, जिस पर मुहीब इसका बाजू मजबूती से अपनी गिरफ्त में लेकर गुस्सीली आवाज में अपना सवाल दोहराने लगा। कहीं भी जाऊं तुमसे मतलब? वो खासा बढ़मी से दो टोक अंदाज में बोली। नज प्लीज, बच्चों वाली हरकतें बंद कर दो। छोटी छोटी बातों पर अपना घर छोड़कर जाना कहाँ की अक्लमंदी है? मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा गुस्सा ठंडा हो जाए फिर हम बात करेंगे बैठकर। वो इसे अभी भी समझाने की साई में लगा हुआ था। इसकी आवाज में दबा दबा गुस्सा झलक रहा था, जैसे बहुत मुश्किल से वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हो। छोटी छोटी बातें, मेरे बाप का कत्ल तुम्हें एक छोटी बात लगता है मुकाबिल इसकी बात पर मजीद भड़क उठेगी, ये कहाँ जानता था वो। मजीद आग बगोला होकर इसका हाथ अपने बाजू से झटका। इतनी रात को कहाँ जाओगी? वो सूटकेस लेकर जाने लगी तो मुहीब तेजी से सूटकेस इसके हाथ से छीनते हुए बोला, कहीं भी जाऊं मगर अपने बाप के कातिल के बेटे के साथ नहीं रहूंगी। वो तराक सा जवाब देते हुए बोली। वो इस कदर गम और गुस्से से पागल हो रही थी कि इसे शायद खुद भी खबर नहीं थी कि वो जज्बात में क्या बोल रही है। तो अब मैं मुहीब से कातिल का बेटा हो गया, शदीद रंज पहुंचाया था मुकाबिल खड़ी इस लड़की के जुमले ने जैसे जोरदार तमाचा रसीद कर दिया हो चेहरे पर, जिसकी गूंज वो अपने कानों में सुन रहा था। जब इसने कभी शादी के बाद इसे अब्दुर्रहमान की बेटी के रूप में नहीं देखा, तो फिर वो इसे अजलाल मलक के बेटे के रूप में क्यों देख रही थी? क्यों इतनी सी बात उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो माजी को बदल नहीं सकता और ना ही अपने बाप को सजा दिलवा कर पूरी दुनिया के सामने अपने खानदान का नाम और इज्जत खराब कर सकता है। और फिर क्यों दिलवाए सजा? अगर इसका बाप ना मारता तो यकीनन एक दिन वो खुद से अपने हाथों से मार देता। इसकी खाला की इज्जत लूटी थी आखिर उस कमीने ने। मुहीब के नजदीक इसे जैसे जानवर का कोई जीने का हक नहीं था। वो इसके सामने शहजीन को जूले से उठाकर एक हाथ से सूटकेस का हैंडल खींचती हुई कमरे से बाहर चली गई थी। नजमा के नजदीक मुहीब अपने बाप को बचा रहा था, जो कतई तौर पर गलत था। जायदाद के लिए बाई के कत्ल को कैसे जायज मानकर बैठ गया था वो। नज, रात हो गई है, कहाँ जाओगी इस वक्त? इस लड़की पर इतना शदीद गुस्सा था कि पहले तो ख्याल आया कि बार में जाए, मगर 2-3 सानियों बाद दिल पलटी खा गया कि नहीं, वो इतनी रात में छोटे बच्चे के साथ कहाँ जाएगी। यह ख्याल आते ही वो फिक्रमंदी से सीढ़ियां उतरा। इसका नाजुक हाथ पकड़ कर फिर एक बार रोका। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। वो एलानिया बड़े सख्त लहजे में गोया हुई। वो यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट जाने का इरादा रखती थी। जल्द से जल्द बस अपनी माँ के पास पहुंचकर इनके सीने से लगकर रोना चाहती थी।